वंदे मातरम। आप सभी का दास फैमिली में एक और बार खूब खूब अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्राडिक्शन, कई कई सारे लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को कहीं ना कुछ आपत्ति भी हो सकती है इससे रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं ये एक तरफा टॉपिक ना हो कि मैं बोले जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे पहुंचाए। जो भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगे, जो भी ऐसा लगे कि नहीं ये आपत्तिजनक था, ये नहीं होना चाहिए, ये गोल जो है ये कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन की ओर लेके जा रहा है, या आपको लगे कि नहीं इस पे डिबेट होनी चाहिए, तो आप ये बात मुझ तक पहुंचाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते, कॉल कर सकते। आप मुझ पे ये अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है आर्टिकल 30। जस्ट लाइक आर्टिकल 370 दैट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, एंड उसको हटाने के लिए कितनी सारी हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कितनी मेहनत की इसको हटाने के लिए, और कई ऐसी ताकतें थी जो इसे रोकना चाहती थी, जिसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे। तो आर्टिकल 30 भी एक ऐसा टॉपिक है जिस जो एक ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जिसका आज भी कई सारे लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जबकि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेकर बनाया गया था। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये सही था, लेकिन आज जब हमारे आज़ादी को 75 साल होने आ रहे हैं तो अब भी हमें ये पर्टिकुलर आर्टिकल 30 की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। इसे हटाना चाहिए, और यही हमारी पार्टी का फोरमोस्ट गोल है। जो हमारे पार्टी के वेबसाइट में अगर आप जाएंगे 5 फोरमोस्ट गोल ऑफ पार्टी दिखा है, तो उसमें सबसे पहले मैंने इसको जगह दी है आर्टिकल 30 अमेंडमेंट या रिफिल करना। तो आपके क्या विचार है इस पे, यह जानने के लिए खास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में और डीपली रिसर्च करें। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 30। और आर्टिकल 30 स्टार्ट करने से पहले हम आर्टिकल 30 जिसके ऊपर बात कर रहा है जो कि माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज से बात कर लेते हैं। माइनॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टॉपिक उठाते हैं माइनॉरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको जान के ताजुब होगा कि माइनॉरिटीज हम बार बार बोलते हैं, कई चुनावी रैलियों में ये बात उठती है कि माइनॉरिटीज के हम जो हक है उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन क्या माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटीज यूज हुआ है लेकिन उससे डिफाइन कहीं नहीं किया गया कि माइनॉरिटीज एक्चुअली में है क्या। और समय समय पर राजनेताएं इसके फायदे उठाते रहे। कभी किसी ने इसे अमेंड कर दिया और अपने चुनावी फायदे के लिए इसमें कुछ समुदायों को जोड़ लिया ताकि उन्हें माइनॉरिटीज एज अ कंसिडर किया जाए और वोट बैंक उनका भरते जाए। तो माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली, या तो हमें माइनॉरिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होना जरूरी है, जो कि डिफाइन नहीं है। और जो माइनॉरिटीज और रिलीजन, ये दो वर्ड्स जो है आर्टिकल 29.2 और आर्टिकल 30 में यूज होते हैं। 29.2 जो है वो रिलीजन को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 30 जो है वो बोलता है, आर्टिकल 30 is particular article which gives power to minorities to run their educational institution. So इस आर्टिकल 30 पर जब हम इसका विरोध कर रहे हैं तो इसके जो बेसिक चीज है जैसे कि रिलीजन और माइनॉरिटी, इस पे हमें बात करनी चाहिए। सो व्हाट इज माइनॉरिटी एक्चुअल? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे जब लिख रहे थे तो उस समय उसका रेफरेंस क्या था, उस समय हम किस माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, और आज माइनॉरिटी एक्चुअली में है कौन और फायदा कौन ले रहा है, इस सारी चीजों पे हम बात करना। सो माइनॉरिटीज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब 28 जुलाई 1947 को माइनॉरिटी के संबंध में एक कमेटी गठित की गई थी जिसके चेयरमैन आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे।
तो उन्होंने और उनकी कमिटी ने एक डिसाइड किया पॉपुलेशन स्ट्रेंथ को फैक्टर। पॉपुलेशन स्ट्रेंथ को नजर में रखते हुए उन्होंने माइनॉरिटीज को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया। पहला, माइनॉरिटीज लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो भी ऐसा समाज, ऐसा रिलीजन जो 0.5% से कम हो पॉपुलेशन का, वो माइनॉरिटी में होगा। सेकेंड, 0.5 to 1.5% पॉपुलेशन के हो, उसमें सिख समाज को रखा। और अबव 1.5% जो माइनॉरिटीज थी उसमें मुस्लिम्स को रखा। तो जब इंडिया का डिवाइड हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान को भी डिवाइड करने के लिए 2 फैक्टर यूज किए गए थे। एक था हिंदू मुस्लिम और एक था इंडिया जो मुस्लिम इंडिया में रहना चाहते थे और हिंदू जो एक्चुअली में भाईचारे से रहना चाहते थे। एक हिंदू मुस्लिम जो कट्टरपंथी थे और एक जो साथ में रहना चाहते थे। तो ये 2 ग्रुप थे। एक चाहते थे कि हमारा जो भारत है वो विभाजित हो और एक चाहते थे कि ना हो। तो अराउंड 1.5% ऑफ टोटल मुस्लिम्स डिमांड की कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, और होता है तो हम भारत में रहना पसंद करेंगे। और टोटल जो हमारी, जब भारत अखंड था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन का 12.5% जो थी मुस्लिम्स थे और 1.5% रुकने वाले थे हमारे भारत में। यानी कि 11% जो पॉपुलेशन का भाग था वो पाकिस्तान जाने वाला था, जिन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान बनाने की। और जो आर्टिकल 30 बनाया गया है, ये बनाया गया है कि इस नजर में रख के कि अराउंड 1.5% ऑफ मुस्लिम हमारे यहाँ इंडिया में रहेंगे, तो इनके हितों के लिए, इनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 30 जैसे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किए गए। लेकिन जब विभाजन हुआ तब इतने दंगे फसाद हुए, इतने बल्क में लोगों का यहाँ आवन जावन हुआ कि इसके बाद जो हमने एनालाइज किया तो अराउंड 9% ऑफ मुस्लिम, जो कि 11% जाने वाले थे, लेकिन जब बाद में एनालाइज हुआ तो 9% जो है भारत में रहे और अराउंड 3.5% ही पाकिस्तान जा सके। और जो राइट बनाए गए थे वो थे 1.5% के लिए। यानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की अगुवाई की वो भी भारत में रुक गए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने आर्टिकल 29.2 और आर्टिकल 30 को कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया। हम दोनों आर्टिकल को लेके चलते हैं और मेनली हमारा जो रिफिल करने का उद्देश्य है वो केवल आर्टिकल 30 को है। आर्टिकल 29.2 से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल 29.2 को यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बात कही गई है रिलीजन की, और वहाँ 29.1 में रिलीजन को डिफाइन किया गया है, जो कि आर्टिकल 30 में अपना कुछ रोल निभाते हैं। आर्टिकल 29.2, पहले इसकी पर्टिकुलर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 29.2 कहता है, नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by state or central government on the basis of religion, caste, language or any of them. So यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिलीजन। जब इसकी बात आई कि इसे डिफाइन कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं था, लेकिन जब हम इसके कुछ विरोध में आए दल जैसे आरएसएस, वीएचपी, तो रिलीजन यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु पर्टिकुलरली फॉलोज सम बिलीफ। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम्स हैं, सो मुस्लिम्स आर पर्टिकुलरली फॉलोइंग
कुरान कुरान में जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उन्हें वो फॉलो कर रहा है। क्रिश्चियंस है तो वो बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, वे गॉड को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सिख की तो वो गुरु गोविंद साहब को फॉलो करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो कर रहे हैं। और रिलीजन अगर ऐसे देखा जाए तो हिंदू को तो एज ए रिलीजन मानते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर डीपली अगर एनालाइज करें तो हिंदू एक धर्म है, इट इज नॉट द रिलीजन। हिंदू में कई सारे रिलीजन आते हैं। जैसे हम ब्राह्मण को ले तो ब्राह्मण पर्टिकुलरली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स डिफाइंड बाय देयर एंसेस्टर्स। हम बात करें क्षत्रिय तो क्षत्रिय एक अलग, ब्राह्मण एक अलग, लेकिन ब्राह्मण रिलीजन हो गया, क्षत्रिय रिलीजन हो गया, लेकिन दोनों है हिंदू। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैन, बुद्धिज्म, सिख, ये सारे जो है इन्हें हिंदू के अभिन्न अंग माने गए। और रिलीजन की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है, यदि उसके अनुसार जाएंगे तो हिंदू कोई पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं आता है। और लेकिन जब हम आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज की बात करेंगे, जो वहाँ माइनॉरिटीज जो 1972 में अमेंड हुआ है, जब वहाँ पे माइनॉरिटीज डिफाइन की गई तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा कि वहाँ पे रिलीजन की जो डेफिनेशन यूज हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन की जो डेफिनेशन दी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी का जो ड्रॉबैक है, आर्टिकल 30 का जो ड्रॉबैक है, वो हाल फिलहाल आपको 26 जनवरी में जो लाल किले पे कांड हुआ, खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान है, ये पर्टिकुलर ड्रॉबैक जो है वो आर्टिकल 30 का 1972 अमेंडमेंट जो हुआ उसका था। तो हम इसे पर्टिकुलर पूरा अब डिस्क्राइब में जाएंगे आर्टिकल 30 पर्टिकुलर पे। हम पास्ट से इसको उठाएंगे और प्रेजेंट तक लाएंगे। तो पास्ट लेते हैं, अराउंड 712 ईस्वी में हमारे भारत में इस्लाम राज करने आए। इस्लाम ने अपने राजस्व जमाया भारत पर। बाद मुगलों ने हमारे यहाँ लगभग 1857 तक राज किया। और इस पूरे कालखंड में, हमारी गुलामी के कालखंड में, भले वो मुगलों ने किया हो या ब्रिटिश कालीन हो, हम कभी भी किसी ने भी माइनॉरिटी एक्ट की मांग नहीं की। न इन 700 साल की गुलामी में कभी माइनॉरिटी एक्ट की बात सामने नहीं आई। माइनॉरिटी एक्ट सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस मांगा गया, डिमांड की गई कि माइनॉरिटी एक्ट बनाए। अगेन हम कुछ इसमें हम वापस आते हैं रिलीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अब रिलीजन को पर्टिकुलरली डिफाइन करना आवश्यक है। सो रिलीजन दो भाग, एक हिंदू धर्म के अंदर कई सारे रिलीजन मैंने आपको डिफाइन किए, और एक पर्टिकुलरली क्रिश्चियन, इस्लाम, यहूदी, ये हिंदू धर्म से अपने आप को अलग बताते हैं और ये रिलीजन है। और हिंदू धर्म है, नॉट रिलीजन। हिंदू इज नॉट रिलीजन, हिंदू इज धर्म। और हिंदू धर्म के अंदर कई सारे रिलीजन आते हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन यह हिंदू में अपना को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को अलग समझते हैं, इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन। नाउ इस्लाम, जब हम इस्लाम को पर्टिकुलरली क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम हमारे देश में कई वर्षों तक इन्होंने हमारे देश में राज किया है या हमारे देश के किंग्स रहे हैं। तो हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। हम क्रिश्चियन और यहूदी के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसे एनालाइज नहीं कर सकते। हम एनालाइज कर रहे हैं किसे? इस्लाम को। सो इस्लाम के हम जो 4 थॉट्स ऑफ स्कूल कहते हैं हम लोग, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स इन इस्लाम, जो इस्लाम में पढ़ाए जाते हैं, जो है 4 थॉट्स है। पहला
the Malikiya school, second the Shafiya school, third the Hanbaliya school, and fourth the Hanafiya school. So जो पर्टिकुलर तीन ऊपर के थे, मालिकिया स्कूल, सफैया स्कूल एंड हनबलिया स्कूल, दिस ऑल थ्री कंक्लूड्स दैट जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम को नहीं अपनाते हैं, उन्हें इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें मार देना चाहिए और इससे हमें जन्नत प्राप्त होगी। जो पर्टिकुलरली आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आप अगर 26/11 मूवी देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, दे ऑल आर टॉटेड दिस 3 टाइप ऑफ थॉट ऑफ स्कूल। एंड जो लास्ट फोर्थ है हनफिया स्कूल, तो हनफिया स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है, वो कहता है कि जो इस्लाम को नहीं अपनाते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, दे उनको जीने का अधिकार तो है, लेकिन ऑन दी सेकेंड क्लास, हम उन्हें सेकेंड क्लास का दर्जा दे, हम उन्हें दास दासियों का दर्जा दे, तो उन्हें जीने का अधिकार है। ऐसा फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। ठीक है, जब इस्लाम भारत में दस्तक दिए, उन्होंने अपना किंगडम स्थापित किया, तब मोहम्मद उन कासिम ने अपने मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव रखा कि यह जो एरिया है हिंदुस्तान, ये एक हिंदू बहुल एरिया है, तो मैं यहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता। तो मंत्रिमंडल ने उन्हें सुझाव दिया कि हम भारत में हनफिया स्कूल ऑफ थॉट को अपनाते हैं, यानी जो भी हमारे इस्लाम को नहीं अपनाते हैं, जो हमारे इस्लाम को नहीं मानते हैं, उन्हें हम सेकेंड क्लास का दर्जा देते हैं और हमें एज अ जिम्मी उन्होंने स्वीकार किया, और हम 700 से 1000 वर्षों तक जिम्मी के रूप में उनके गुलामी करते रहे। और इस पूरे कालखंड में उन्होंने न कभी हमारे एक्ट ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ इकोनॉमिक, राइट्स ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का कोई राइट्स के बारे में नहीं सोचा, और हमें केवल और केवल जिम्मी के रूप में रखा गया। मुगल शासन के बाद, मुगल शासन के अंतरिम दौर में अकबर शासक आए, उन्होंने हमें इस जिम्मी से मुक्त किया और हमें सेकेंड क्लास का दर्जा जो था उसे खारिज करवाया। और यह एकमात्र मुगल शासक थे जो पर्टिकुलरली हिंदू, जो यहाँ की मेजॉरिटी, यहाँ के जो हम हिंदू लोगों के बारे में कुछ राइट्स के बारे में सोचा और राइट्स को लाने की कोशिश की। और इसके बाद जब इनका तख्ता पलट खुद इनके लड़के ने किया, उसके बाद अगेन हमें जिम्मी के तौर पे सेकेंड क्लास का दर्जा दिया गया। तो ऑल टोटल जो इतनी कहानी हमने की, इतनी बात हमने की, इसका पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें माइनॉरिटीज के ऊपर एक और बार विचार करना चाहिए, एक और बार हमें रिलीजन की और माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है उसको अमेंड करना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, पूरे देश में इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर हम कोई भी सरकार यदि लाना चाहे, कोई भी सरकार यदि संसद में पेश करे तो बवाल मच जाए, है ना। इसलिए इसे एक पर्टिकुलर वे में लेके जाना है। तो जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं रिलीजन की और माइनॉरिटीज की, तो अब यह डिफाइन करना मेरा आवश्यक है कि एक्चुअली में जो माइनॉरिटी और रिलीजन है उन्हें डिफाइन कैसे करना चाहिए, और हमारे जो राजनेताएं हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
जिसमें अपने पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए इन लोगों ने कैसे फायदा उठाया है इस माइनॉरिटीज को लाकर, ये सारी चीजें हम अब चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25.2 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 25.2, इसमें सिख, बुद्ध, जैन को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। लेकिन जब 1993 में जो आर्टिकल को हम अमेंड करते हैं, माइनॉरिटी एक्ट लाया गया, संसद में माइनॉरिटी एक्ट लाया गया, तो उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम, क्रिस्ट, बुद्ध और सिख, इनको माइनॉरिटी के तौर पे मान लिया गया। इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर भी इन्होंने यह जरूरी नहीं समझा कि हम माइनॉरिटीज की यहाँ पे डेफिनेशन दें, हम माइनॉरिटीज को डिफाइन करें, हम माइनॉरिटीज को किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, ये बताए सबको। उन्होंने केवल और केवल मान लिया कि बुद्ध, क्रिस्ट, ईसाई और इस्लाम और सिख, ये जो है ये माइनॉरिटी है। किस बेसिस पे माना, क्यों माना, और माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या ली, ये कुछ भी उन्होंने सेटिस्फाई करना नहीं समझा कि ये हमें करना चाहिए, और यह पास भी हो गया। इसके बाद ये एक जो 1993 का माइनॉरिटी एक्ट आया, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से इसे पास कर दिया गया, और आज इसका कई सारे लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और यदि हम बात करें कि ये हम इसे दो वे में ले जा सकते हैं, कि हम सोच सकते हैं कि ये जो हमारा माइनॉरिटीज को माना गया, ये हम सोच सकते हैं, एजम्पशन ले सकते हैं कि दो वेज में, या तो पॉपुलेशन पे माइनॉरिटीज मानी गई होगी, या हम रिलीजन के तौर पे माइनॉरिटीज मानी गई होगी, दोनों में से किसी एक चीज पे मानी गई होगी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से 2% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जैसे हमारे भारत में हम 2% से ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। जो 2% से कम है उन्हीं को माइनॉरिटी हम कहते हैं। और एट प्रेजेंटली अगर हम रेशो निकाले तो इंडिया में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो माइनर में आता हो, जिसकी पॉपुलेशन 2% से कम हो। मुस्लिम की भी अगर देख ले तो आज मुस्लिम की पॉपुलेशन अराउंड 20% है, 20-21%। क्रिश्चियन की देख ले तो 15% है। तो अभी कोई माइनॉरिटी बची नहीं है। और यदि हम बात करें रिलीजन के तौर पे, कि हम समझ लेते कि रिलीजन के तौर पे इन्हें माइनॉरिटी में रखा गया है, तो हमें बताए कि मुस्लिम एक रिलीजन ओके, क्रिश्चियन एक रिलीजन ओके, सिख एक रिलीजन ओके, लेकिन सिख हिंदू धर्म का रिलीजन है, इसे आप उसमें माइनॉरिटी एक्ट में नहीं डाल सकते। बुद्ध एक हिंदू धर्म का रिलीजन, इसे आप माइनॉरिटी में रख रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्वकर्मा, अग्रवाल, ये सारे भी माइनॉरिटीज में जाने चाहिए, क्योंकि हिंदू इज नॉट पर्टिकुलर रिलीजन। बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और इसी पर लोग बात उठाते हैं कि मुस्लिम जो है, क्रिश्चियन जो है, ये माइनॉरिटी है देश में, एज अ पॉपुलेशन भी और एज अ रिलीजन भी। तो पॉपुलेशन के तौर पे तो हम सीधे सीधे आंकड़ों के जरिए बता सकते कि नहीं, ये नहीं है। और अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में भी जो बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है, हमारी डेफिनेशन रिलीजन की, उस हिसाब से सबसे मेजर रिलीजन भारत का जो है वो इस्लाम है, उसके बाद फिर क्रिश्चियन है, उसके बाद फिर हिंदू धर्म के अंदर जो रिलीजन आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अग्रवाल, विश्वकर्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे रिलीजन आते हैं। तो हम दोनों दृष्टि से देख रहे हैं तो कहीं पर भी ये इस्लाम और ईसाई धर्म रिलीजन और बुद्ध सिख जो है
ये कहीं पर भी नहीं है। और हम पर्टिकुलरली इसका अगर हम ड्रॉबैक देखें ना, तो माइनॉरिटी एक्ट में बुद्ध और सिख को हिंदू धर्म से अलग करके माइनॉरिटी में रख दिया, इस्लाम और क्रिश्चियंस के साथ। अब क्रिश्चियंस के लिए तो दुनिया है, अमेरिका है, रसिया है, जापान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरे देश है। इस्लाम के लिए हमने पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिए। अब सिख के लिए क्या? जब सिख को हम हिंदू धर्म से अलग कर रहे हैं, तो एक तबका सिख समाज का जो आतंकवादी संगठनों से रिश्ता रखते हैं, उन्होंने खालिस्तान की मांग करना शुरू की, जो कि पिछले कुछ सालों में तेजी पकड़ रही है। और 26 जनवरी 2021 को इसका सीधा सीधा उदाहरण हमने देखा है। तो दिस ऑल आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिकल 30 एंड माइनॉरिटी एक्ट 1993, जिसे हमें या तो रूल आउट कर देना चाहिए, या तो इसमें हमें पर्टिकुलर रिलीजन की डेफिनेशन, पर्टिकुलर माइनॉरिटीज की डेफिनेशन, और फिर पर्टिकुलर हमें एक ऐसा सेक्शन बना के माइनॉरिटीज की जो फायदे है, जो बेनिफिट्स है, वो उन्हें देना चाहिए। और यह हट क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि कई सारे ऐसे राजनेता है जो इस पे पर्टिकुलर चुनावों के समय इस पे राजनीति, अपनी गंदी राजनीति करना पसंद करते हैं, और इसमें किसी का फायदा नहीं है, एक्चुअली देश का नुकसान हो रहा है। जो माइनॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए आपने माइनॉरिटी एक्ट बनाया है, और यह पर्टिकुलरली देश को पीछे लेके जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम इसे अमेंड करें या तो फिर रिफिल करें। और मुझे ये करने के लिए, हमारी पार्टी को ये करने के लिए एक बड़ा बेस चाहिए, एक बड़ा जन भागीदारी चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर हमारी छोटी सी पार्टी ये काम नहीं कर सकती। और मैं चाहता हूँ इस पे आप अपने विचार अवश्य मुझ तक पहुंचाएं। हम इस पे बात करना चाहते हैं, एक तरफा नहीं रखूंगा मैं ये टॉपिक। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप डायरेक्ट कॉल करके, आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे इस पर अपने विचार अवश्य दे, ताकि हम इस पर बात करें। और ये वीडियो खत्म होने के बाद हम अगले जो वीकली जो हम मीटिंग करते हैं, उसमें मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम डिबेट करें। और मैं इस वीक में आपको कोई वर्क नहीं दे रहा। आपका ट्विटर हैंडल बन गया होगा, मैं मोस्ट एक्सपेक्ट हूँ। और ट्विटर हैंडल का जो आगे का वर्क है, वो हम इस डिबेट के बाद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के जितने मेंबर है, सभी पार्टी के जो फोरमोस्ट गोल है, उसको लेकर क्लियर हो। और इसके बाद हम एक एक पर्टिकुलर गोल पे करेंगे, और वो जो गोल्स है दैट आर नॉट कंट्रोवर्शियल एट मोस्ट, जितना आर्टिकल 30 और माइनॉरिटी एक्ट था। इसलिए मेरा इस पे बोलना जरूरी था। आप जो भी हो, आपके विचार जो भी हो, आप मुझे इस पे शेयर जरूर कीजिए। और इस वीक में आप आर्टिकल 30 के बारे में और भी कई सारी जानकारी जो है अर्जित करें, और हम इस पे एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें मैं आपके जो हिस्सेदारी को बहुत वो करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। और चाहता हूँ कि आप इस जो फैमिली बन रही है हमारी, एक दास फैमिली, माँ भारती दास फैमिली, तो उसमें आप ज़्यादातर लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ जाए, वहाँ आप फॉर्म भरे, आप हमसे जुड़ जाइए। और हम इस पर्टिकुलर मिशन को लेकर चल रहे हैं। ये एक आर्टिकल 30 अमेंडमेंट, ये केवल एक पर्टिकुलर गोल, इसके जैसे हमारे पास कई सारे गोल हैं। हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स, इसमें इसके अंदर लॉ लाना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाना है। उसके बाद फिर यूसीसी, वो सीए जैसे कानून जो निकले, इसके जैसे और कानून हैं जो लाने की आवश्यकता है, जिसकी बात अभी कोई नहीं कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी कई सारी चीज़ें। हॉस्पिटलिटी सिस्टम जो हमारे यहाँ का है, इतना रद्दी है कि पूछिए मत। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद जैसी महान नॉलेज होने के बावजूद हम बाहरी वैक्सीन्स और बाहरी पद्धति को अपनाते हैं। हम
आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जो ये पार्टी फैमिली बन रही है अपनी दास फैमिली, इसके मेंबर्स कुछ तेजी से बढ़े। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीक में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके और आर्टिकल 30 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सके। नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। अगले वीक में ज़रूर मिलेंगे।